हाय फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रशांत एंड महावास्तु एक्सपर्ट। आज हम ज्योतिष के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है, कैसे होता है और किसी के घर में अगर ये है तो उसकी कुंडली में किस तरह से ऑब्जर्वेशन करके देखे जाने कि उसकी कुंडली में जियोपैथिक स्ट्रेस है, ये हम जानेंगे आज विविध चर्चा करके कुंडली के अकॉर्डिंग। लेकिन उससे पहले आप मेरी चैनल एस्ट्रो वास्तु प्रशांत को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना नहीं भूलिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा हमारे वीडियो की नई तो आप तक बड़े आराम से पहुंच जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ क्रस्ट से जहां हम रहते हैं, क्योंकि अर्थ का तो 3 लेयर होता है, क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे कोर। अर्थ कोर, मेंटल और आपका क्रस्ट। जी, अब होता क्या है कि हम जिस अर्थ क्रस्ट पे हम रहते हैं वहां से आपकी पृथ्वी से अंदर से नेगेटिव एनर्जी आती है। नेगेटिव एनर्जी आती है इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। अमूमन ये 7 तरह की होती है: माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रेस, गामा रेस। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा भयानक होती है, डेंजरस होती है, नेगेटिविटी क्रिएट करती है, जो आपके शरीर को इम्यूनिटी लेवल घटा सकती है, WC की मात्रा, वाइट ब्लड सेल की मात्रा कम कर सकती है और आपको ट्यूमर तक दे सकती है, वो है असाध्य बीमारी दे सकती है, डायबिटीज़ दे सकती है, वो है आपका गामा रे। यहाँ तक तो आपका जो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, जो अर्थ क्रस्ट से नीचे से निकलते हैं ऊपर की तरफ, वो मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन के तौर पे ईएमएफ में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के तौर पे नीचे से ऊपर निकलते हैं। तो वो तो हम जानते हैं कि वो रेडियो वेव्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं और इंफ्रारेड्स होते हैं। ये इतने हार्मफुल नहीं होते जितना कि आपका गामा रेज होता है जो अर्थ से नीचे निकलता है, और आपका अल्ट्रावायलेट रे होता है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि ये अगर किसी के घर में अगर कोई नोडल पॉइंट हुआ, उस पर कोई सो रहा है जियोपैथिक स्ट्रेस में, तो जाहिर सी बात है 5-6 साल के बाद अगर वो कंटिन्यूसली वो वहाँ स्लीप कर रहा है, सो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको कोई ना कोई असाध्य बीमारी कैंसर के रूप में, ट्यूमर के रूप में और आपके डायबिटीज़ के रूप में होगी ही होगी, और उसे ये पता नहीं चलेगा कि उसे हुआ क्या है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है, जिसकी एनर्जी बहुत ही हाई होती है, लेकिन जिसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। बिल्कुल, वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। तो अगर 2 लाइनें आपकी स्ट्रेस की अर्थ क्रस्ट के नीचे, जहां आपका घर है, जहां आपका रूम है, इंटर क्रॉस कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो वो उसका नोडल पॉइंट हो गया। जैसे कि ये आपका जियोपैथिक स्ट्रेस है, जहां आप सो रहे हैं, इंटर क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपका नोडल पॉइंट हो गया। मानिए कि आपका जो अर्थ क्रस्ट है, जहां हम लोग, अर्थ की ज़मीन है जहां हम लोग रह रहे हैं, उसके नीचे कोई खनिज पदार्थ है, कोई ऐसी चीज़ गड़ी हुई है, या कोई आपकी वहाँ पे जैसे कहते हैं कि वायर्स, केबल्स गए हुए हैं, हाँ, उसकी वजह से जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है नीचे से ऊपर, वो इफेक्ट होगी। इफेक्ट होने के बाद डिसऑर्टेड होगी, वो फैलेगी और वो जियोपैथिक स्ट्रेस के तौर पे ऊपर आएगी, और वो पूरा घर नहीं, हो सकता है, मैंने ऐसे कई क्लाइंट्स को देखे हैं कि पूरा टाउन इफेक्ट करे। और जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे जाहिर सी बात है कोई बढ़िया घास नहीं उगेगी, वो ज़मीन बंजर हो जाएगी, हाँ, वहाँ पे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, बहुत ही इसका साइड इफ़ेक्ट होता है और लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये हो क्या रहा है घरों में, और लोग लगातार
ज्ञान के अभाव से, बहुत ही बीमारी से, असाध्य बीमारी से ग्रसित होते जाते हैं, उसका कोई सलूशन नहीं निकल पाता। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कुंडली में कैसे आप जाने कि जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है। ये तो मैंने बताया, अब उसको कुंडली देख के किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी जातक की कैसे डायग्नोसिस करें कि इसके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होगा। चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए कुंडली में 12 भाव आपके हैं। ये कुंडली एक इंडिविजुअल, एक जातक की है और ये जियोपैथिक स्ट्रेस से बहुत बुरी तरह पीड़ित है लास्ट 18 साल से। इसकी कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली है। ये देखिए, इसकी तृतीय भाव में राहु है 17 डिग्री का, 17 डिग्री का। इसके नवम भाव भाग्य भाव में चंद्रमा है 6 डिग्री का, गुरु है 26 डिग्री का, केतु है 17 डिग्री का। बुध बैठा है दशम भाव में, कर्मेश भाव में, कर्म 10th हाउस में, ठीक है, 15 डिग्री का। और आय के भाव में बैठा हुआ है सूर्य और शुक्र 8 डिग्री के, 7 डिग्री के और 8 डिग्री के। और आपके 12th हाउस में है ये कर्क लगन में नीच का मंगल बैठा हुआ है और शनि बैठा हुआ है। मंगल की डिग्री है आपकी 27 डिग्री है और शनि की डिग्री आपकी 8 डिग्री है। ठीक है, तो जियोपैथिक स्ट्रेस जानने के लिए हमें यहाँ पे, ऐसे तो कुंडली में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन पार्टिकुलरली इंडिविजुअली जो हम वीडियो बना रहे हैं जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए बना रहे हैं, तो केवल हम इस पर चर्चा करेंगे और किसी चीज़ों पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए जिस घर में हम रहते हैं उस घर का हाउस लॉर्ड कौन है, भाव कौन है, ये 4th भाव है। 4th भाव को देखना पड़ेगा। और घर पे है जियोपैथिक स्ट्रेस है, नेगेटिव एनर्जी, ईएमएफ ईएमआर आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है 7-8 तरह की, जैसे मैंने बताया था। 2 ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा का कारक है, घर में पीड़ा का कारक है। तो पीड़ा का कारक आपका हो गया, हम देखते हैं 8th हाउस से। मतलब क्या कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो है आपका 4th हाउस, और उसकी वजह से पीड़ा जो हो रही है किसी भी इंडिविजुअल को, वो देखते हैं हम 8th हाउस से। और उसकी वजह से जो हानि क्षति हो रही है, बीमारी में, पैसे में, हॉस्पिटलाइजेशन में व्यय हो रहा है, उसको देखते हैं हम 12th हाउस से। ये 3 हाउस से हम देखेंगे कि अगर इसका कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन म्यूचुअली है अगर, तो यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस ये बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। वो भी कैसे, जैसे कि ये कुंडली में मैं दिखा रहा हूँ, ये किसी इंडिविजुअल की लग्न कुंडली है। यहाँ देखिए 4th हाउस का जो लॉर्ड है, कारक है मंगल। ये मंगल बैठा हुआ है आपका नीच का 12th हाउस में। खैर 12th हाउस में जो मंगल है वो आपका नीच का बैठा है, धन के लिए तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो 8th हाउस का कारक है जुपिटर, जिसको हम कहते हैं बृहस्पति, वो देखिए आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है। और जो व्यय का कारक है आपका 12th हाउस का, वो है मून, जिसको हम कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा आपका बैठा हुआ है आपका 9th हाउस में गुरु के संग। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो व्यय का भाव है 12th हाउस और जो पीड़ा का भाव है 8th हाउस एक संग विद्यमान है। खैर ये गजकेसरी योग तो गुरुचंद्र की वजह से बना रहा है केंद्र त्रिकोण में, लेकिन इसका कोई प्रभाव उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं केवल जियोपैथिक स्ट्रेस की बात करते हैं, बाकी चर्चा बाद में करेंगे इस मुद्दे में। ठीक है, मेन टॉपिक, मेन मुद्दा तो वही है। तो आपका देखिए 12th हाउस का जो कारक है चंद्रमा है और जो 8th हाउस का कारक है जुपिटर है, वो एक संग बैठे हैं। इसकी डिग्री जुपिटर की आपकी बृहस्पति की 26 डिग्री और चंद्रमा की डिग्री आपकी हो गई 6 डिग्री। इसका मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो 8th हाउस 12th हाउस का हो गया वो 9th हाउस में है, पहली चीज। अब समझिएगा जो 4th हाउस का कारक है मंगल, वो आपका 12th हाउस में आपका बैठा हुआ है, 12th हाउस में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे गुरु चंद्र के संग केतु आ जाने से इसकी पावर इन दोनों की ऑलरेडी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या, केतु जहाँ भी बैठता है ग्रह की पावर को, बराबर को बढ़ा देता है। राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव को, पावर को ले लेता है। जिस तो गुरु चंद्रमा की जो पावर है केतु ने बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या, जो 12th हाउस है और जो 8th हाउस है
इसकी जो लॉर्ड होगा, कारक होगा, केतु के संग है, तो इसकी पावर को बढ़ा दिया और ये नेगेटिव भाव है। इसका मतलब क्या, कोई जातक की पीड़ा और पीड़ा की वजह से आपकी किसी जातक की जो हानि व्यय होगी, ठीक है, वो बहुत ही जबरदस्त होगी। अच्छा, किसकी वजह से होगी, यहाँ पे कौन बैठा है 12th हाउस में, मंगल बैठा है। मंगल किस भाव का कारक है, 4th हाउस का कारक है। 4th हाउस हमारे घर का कारक होता है, हमारे घर का भाव होता है, हमारे घर का हाउस होता है। अब देखिए यहाँ मंगल बैठा हुआ है 27 डिग्री का और ये 4 नंबर में है। 4 नंबर मतलब कर्क राशि में है। यहाँ आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, आपका ये 1 नंबर है। 1 नंबर मतलब मेष राशि में है। तो इसका मतलब क्या, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो 8th हाउस है और जो 12th हाउस है उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसका कंजक्शन, उसकी युति आपकी 9th हाउस में बन चुकी है और ये युति आपकी इंटरचेंजेबल है, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज योग। एक्सचेंज योग मतलब क्या, परिवर्तन योग, जो 9th हाउस से 12th हाउस में हो रहा है। देखिए कैसे है, यहाँ पे आपका 12th हाउस का कारक जो लॉर्ड है चंद्रमा है, वो आपका यहाँ बैठा हुआ है 9th हाउस में, गुरु के संग बैठा हुआ है, युति कराए है। और गुरु किसका कारक है, 8th हाउस का कारक है। मतलब ये अपने संग पीड़ा को भी लेके आया है, व्यय और पीड़ा एक संग लेके आया है 9th हाउस में। लेकिन केतु बैठ जाने से ये कम से कम इसकी पावर 10 गुना बढ़ गई है। अब ये आपका को रिलेटेड है 12th हाउस से, जो कि मंगल बैठा हुआ है 4th हाउस का कारक। 4th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, घर का लॉर्ड है, तो ये बैठा हुआ है आपका 12th हाउस में। 12th हाउस में ये परिवर्तन योग बना रहा है। परिवर्तन योग मतलब क्या, ये देखिए आपका कि चंद्रमा यहाँ पे है, 12th हाउस का लॉर्ड है, तो वो 9th हाउस में गुरु के संग, केतु के संग, और जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो मंगल 4th हाउस में है। तो ये जो आपका संबंध बना रहा है 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का, ये परिवर्तन एक्सचेंज योग की वजह से है। और केतु के बैठ जाने से और मंगल के नीच के हो जाने से ये पता चलता है किसी इंडिविजुअल को जियोपैथिक स्ट्रेस उसके घर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त होगा और उससे वो बार बार पीड़ित होगा और पीड़ित होने के बाद कहीं ना कहीं असाध्य रोग से ग्रसित होगा। ठीक है, आज के तो यही सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर 4th हाउस का, 12th हाउस का और 8th हाउस का कोरिलेशन संबंध कहीं से भी, चाहे दृष्टिगत, चाहे युति, चाहे परिवर्तन, चाहे राशिगत बनता है, तो ये जियोपैथिक स्ट्रेस बनाता है किसी की भी कुंडली में। ऐसे आप पहचान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तब के लिए जय हिंद, नमस्कार।